हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज़ का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं और ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस हम लोग कर रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो दो लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के बताया था और आज भी उसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। पर आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जहां पर मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगी 11th क्लास की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड हो, जहां पर थोड़ी सी मैकेनिक्स लगी हो। और मैकेनिक्स में भी ज़्यादातर क्या लगाओ? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओ, ठीक है। तो आज उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है मासलेस और दोनों ही एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, ठीक है। और इनसे दो चार्ज स्फीयर्स हमें दिए हुए हैं, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, यानी कि इनका चार्ज और मास दोनों सेम दिया हुआ है, चार्ज भी और मास भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, स्ट्रिंग से स्फीयर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज में चार्ज बॉल बोल सकता है, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकता है। तो हम लोग तो इन्हें पॉइंट चार्ज की तरह ही ट्रीट करेंगे, राइट। तो अब देखिए, ये बॉल्स जो दी हुई हैं, अब इसने या स्फीयर्स जो चार्ज स्फीयर्स दिए हुए हैं, ये सेम चार्ज के हैं, तो इनकी पोलैरिटी सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब वो ये कहता है कि रिपल्शन में मान लीजिए ये जब रिपेल करेंगे तो ऐसा नहीं कि रिपेल होकर 180 डिग्री पे चले जाएंगे, ऐसे। उसने हमें यहाँ कंडीशन दी है कि ये एंगल वर्टिकल के साथ दोनों स्ट्रिंग थीटा बना रही है, यानी कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस पर भी फोर्स जीरो, नेट फोर्स, और इस पर भी जीरो, उस वक्त वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है और ये स्ट्रिंग भी थीटा बना रही है, ठीक है। और यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ हमें एल दी है और इनके बीच का जो सेपरेशन दिया है, ठीक है, वो हमें दिया है एक्स, ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर। तो ये सिचुएशन दी हुई है। अब इस तरह के क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। कभी ये थीटा और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे दिया जाता है, चार्ज दे दिया जाता है, ये एक्स पूछ लिया जाता है कि बताओ दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन कितना होगा। कभी इस सेपरेशन को दे दिया जाएगा, ये एल दिया जाएगा, इक्विलिब्रियम में एंगल दिया जाएगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और इस क्यू को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज यहां पर अननोन करके पूछी जा सकती है। तो आपको तो सिचुएशन एक बार सही से एनालाइज करना आना चाहिए, उसके बाद जो गिवन है, ठीक है, उसके बेस पर आप अननोन बड़े आराम से निकाल लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहां पर मैंने जो क्वेश्चन उठाया, यहां पर चार्ज पूछा है कि क्यू बता दो, ये बता दिया दोनों स्फीयर पर सेम चार्ज है, दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे को, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रही है दोनों स्ट्रिंग, ये गिवन है। तो बताइए कि दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, ये क्यों पूछ लिया, ठीक है। अक्सर बुक में ये सिंपल आपकी बुक के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर ही अब आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। पर हमारा मकसद है अपने कॉन्सेप्ट को लगाना, उससे इसको प्रैक्टिस करना बस, ठीक है। इसमें कुछ अदल बदल भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिक थोड़ी हिलेगा, बेसिक तो वही रहेगा, राइट। तो अब देखिए, यहां पर जो 11th की जो चीज थोड़ी सी इस्तेमाल हो रही है, ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ी, वो हो रही है ये कि ये स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग टाइट होगी तो उसमें क्या लगेगा? टेंशन। तो पहले हम 11th का बेसिक समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं मतलब एक बार, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। देखिए, टेंशन के बारे में बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए, पहला पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये टेंशन ऑलवेज पुल, नेवर पुश, बस ये ध्यान रखो। जो स्ट्रिंग होती है, जो उसमें टेंशन लगती है, तो टेंशन कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है, ठीक है, ये पुलिंग फोर्स है, पुल कर सकता है बस, और वो भी कब? जब स्ट्रिंग टाइट हो। तो ये पुलिंग फोर्सेस
ठीक है, ये पुल करता है चीजों को। और कब? जब स्ट्रिंग टाइट हो, लूज स्ट्रिंग में नहीं। ये कभी पुश नहीं कर सकता। जैसे आपने ये स्ट्रिंग ली, ठीक है, मैं कोई भी स्ट्रिंग लेता हूं, माइक की ये उठा ले रहा हूं, ठीक है, देखिए इधर, अगर ये मैंने एक एंड यहां से पकड़ लिया, ये स्ट्रिंग है, मैं इसको ऐसे अगर स्ट्रिंग को ऐसे दबाऊंगा, पुश करती है अगर स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? लूज। लूज हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये माइक की वायर है, देखना साउंड खराब ना हो गया हो, ठीक है। तो अगर मैं इससे इस तरह पुश करता हूं तो स्ट्रिंग लूज हो गई, टेंशन जीरो। लूज स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होती है। लेकिन इससे मैं अगर खींचूं इसको, मैं खींच सकता हूं, ठीक है, टाइट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये इसको खींच सकती है। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन लगती है उसका नेचर क्या है कि वो हमेशा पुल करती है, कभी पुश नहीं करती, ठीक है। अब किसको करेगी? वो जिस भी बॉडी से वो कनेक्टेड है उसको पुल करेगी हमेशा, ठीक है। तो टेंशन कभी पुश नहीं करती है, हमेशा पुल करती है। ऑलवेज पुल, नेवर पुश, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ये देखिए स्ट्रिंग एक बॉल से अटैच है, अगर आप ये कहेंगे टेंशन नीचे की तरफ लगेगी, तो नीचे लगाने पे ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? लूज। तो टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये गलत है, टेंशन कभी, ठीक है, पुशिंग नेचर में नहीं लग सकती। तो आप ये देखो, ये बॉडी यहां से अटैच है ना, ये मेरी कोई बॉडी है यहां पर और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का टेंशन लगने के लिए टाइट होना जरूरी है। तो ये स्ट्रिंग इस बॉडी से अटैच है, तो यहां पर जब ये अटैच है इससे, तो अगर आप कहें कि टेंशन पुश करती है तो स्ट्रिंग तो लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो टेंशन जीरो हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या करेगी? ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ये बॉडी है, इसको पुल कर सकती है, तो इस बॉडी पर ये स्ट्रिंग टेंशन किस तरफ लग रही है? अपवर्ड, क्योंकि ये पुलिंग नेचर है, इसको खींचने वाला नेचर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इससे आपको कहीं भी टेंशन देखनी होगी ना, आप इजीली देख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो स्ट्रिंग जिस बॉडी से अटैच होती है, ठीक है, तो पुलिंग नेचर उससे हमेशा अवे होगा। जैसे यहां पर ये इस बॉडी से, ठीक है, अवे क्या होगा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये हो गया जिससे अटैच है स्ट्रिंग, तो इससे अवे ये हो गया ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि टेंशन हमेशा जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, यानी कि जो स्ट्रिंग जिस बॉडी से अटैच है, तो टेंशन हमेशा उससे अवे होती है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इससे ये स्ट्रिंग जुड़ी है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इधर जाओगे तो बॉडी आ गई, तो इससे अवे किधर जाना है? इधर की तरफ, तो टेंशन इधर काम कर सकती है। और यही पुलिंग नेचर भी होता है। तो चाहे आप ये बोल दो कि पुल करती है, या जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बॉडी के साथ उससे हमेशा अवे होती है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे ये स्ट्रिंग टेंशन इस तरफ लगा सकती है, किसी भी कीमत पे इधर नहीं लगा सकती, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिपेंड करता है आपने सिस्टम क्या लिया है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप 11th में ये आपकी चीज़ें थी, और जल्दी मेरे एनएलएम के लेक्चर्स भी आएंगे, तो आप उन लेक्चर्स को देख के एनएलएम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम यहाँ बताता रहूँगा बेसिक्स, पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, वरना वो एनएलएम स्टार्ट हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। पर जो बेसिक जहाँ यूज़ हो रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? ये बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करती है। कब तक? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो कोई भी बॉडी खुद से मूव नहीं करेगी, उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग भी टेंशन जो लगा रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है उस बॉडी के लिए, क्लियर। तो आपने बस ये देखना होता है कि किसी भी बॉडी को जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जो आपका सिस्टम है, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल जो मैकेनिक्स इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम करके दिखाएंगे वो। चलिए, टेंशन के बारे में समझ गए जो यहाँ पर यूज होना था। अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, कोई भी एक जगह ले लीजिए, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए इस बॉल को, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है, यह स्फीयर है। अब इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं देखते हैं।
नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो भी हम इनको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर पर है, ये ध्यान रखना, वरना कूलम्ब्स लॉ लगा ही नहीं पाओगे आप, राइट। कॉन्टिन्यूस बॉडी चार्ज वाली बॉडीज की जो प्रॉब्लम है और उसके बेसिक्स अभी नहीं बताए मैंने, वो आगे आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, ये इसको किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, एफ ई, ठीक है। दूसरा कौन सा लग रहा है, वेट। अब वेट क्या होता है भाई, अर्थ जिस ग्रेविटेशन फोर्स से उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ इसे नीचे की तरफ खींच रहा है अपनी तरफ mg फोर्स से, और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। देखो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगा और mg नीचे, ठीक है। स्ट्रिंग ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, स्ट्रिंग से अटैच है तो क्या लगेगा, टेंशन। तो टेंशन इससे अवे किधर हो गई, इधर, ये टी हो गई, ठीक है, ये हमारी हो गई टेंशन। तो 3 फोर्स काम कर रहे हैं, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एम जी और टी, क्लियर। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। जितनी भी डायरेक्शन में फोर्सेस है सबका सम क्या होना चाहिए, 0, एफ नेट 0 होना चाहिए, यानी कि इसका 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 तीनों का सम, तीनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। अब हम इसको कैसे करें, देखिए इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि यहां पर हम बात करें कि भाई देखो इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा और इसको भी बैलेंस कर रहा होगा, बात तो वही है, नेट फोर्स 0। अगर इस फोर्स को कोई इधर बैलेंस कर ले और नीचे वाले को ऊपर बैलेंस कर ले तो भी नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम लोग ये बेसिक यहां पर लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे, देखो इस टेंशन को 2 पार्ट में कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, एक इस लाइन के अलोंग, ठीक है, और एक आपका जो हमारा है इस लाइन के अलोंग, ठीक है, इधर। क्यों करें ऐसा, देखो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला इधर कोई फोर्स होना चाहिए, इस फोर्स को बैलेंस करने वाला इधर कोई फोर्स होना चाहिए, सिंपल, बिल्कुल सीधा आसान रखिए, तभी तो एफ नेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टेंशन का आपको साफ साफ मैंने सिखाया है कि टेंशन फोर्स है, इसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। ये एंगल ऑलरेडी गिवन है मुझे, तो मैंने यहां पर ये फोर्स क्या हो गया, टी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर ये हो गया टी साइन थीटा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चला गया और दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया, तो इसका मतलब टी साइन थीटा किसे बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है और वहां पर जो इसे बैलेंस कर सके, ठीक है। और टी कॉस थीटा किसे बैलेंस करेगा, mg को। ये बहुत आसान होती है प्रॉब्लम, बहुत इजी, ठीक है। मैं किसी भी आसान क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहा हूं, और जहां तक मुश्किल की बात है, मुश्किल मुझे लगता है कि अगर बच्चा ध्यान से देखे तो जितने ये आसान है, मुश्किल वाले जिन्हें लोग मुश्किल कहते हैं वो भी इतने ही आसान लगेंगे, ठीक है। बस बेसिक्स सही से आने चाहिए। अब ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो चलिए काम करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्यू, ठीक है। अब देखिए एफ ई को आप क्या लिख सकते हैं, एफ ई को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ये कितना सेपरेशन दिया हमें, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स गिवन है हमें यहां पर, क्यों नहीं गिवन है, क्यों निकालना है हमें, एक्स गिवन है हमें, एल गिवन है, ठीक है, ये गिवन है हमें, ये पूरा एक्स था यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर
हम यहां पर रख देते हैं एफ ई इक्वल्स टू कितना हो गया, एम जी टेन थीटा। ठीक है, तो एफ ई को रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और एम जी टेन थीटा। राइट, तो ये हमारा यहां पर ये हो गया। तो अब देखिए यहां पर एक और चीज, ये x गिवन है हमें तो सीधा x रहने देते हैं। मान लीजिए अगर x गिवन नहीं होता, सिर्फ एंगल गिवन होता, कोई दो चीज चाहिए होती है हमें। ठीक है, या तो ये l और x दे दे या l और थीटा दे दे। तो मैं इसको x को भी गिवन की कैटेगरी से हटा देता हूं। ठीक है, ये भी अननोन हो गया हमारे लिए। तो हम लोग x को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर, चलिए इधर बता देता हूं। ऐसे ये एंगल थीटा है, ये थीटा, ये L, ये L, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा आपने x माना है तो ये x/2, ये x/2। ठीक है, ये x/2 और ये x/2 बराबर बराबर होंगे दोनों। राइट, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एंगुलर बाइसेक्टर तो है ही, ये थीटा है, ये थीटा है। एंगुलर बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो अगर ये पूरा x लिया है तो ये x/2, ये x/2। तो या तो क्वेश्चन में x गिवन है तो सीधा निकाल देंगे q। मान लो अगर x नहीं भी गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर, तो यहां आप यहां देखिए x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, ये x/2 अपॉन l, यहां से कितना हो गया, साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर, देखो ये तो बेस हो गया जो 90 डिग्री, और जिस साइड पर आप एंगल लेते हैं वो बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो x/2 अपॉन l साइन थीटा, तो x कितना हो गया आपका 12 साइन थीटा। ठीक है, तो हम चाहे तो यहां पे ये भी रख सकते हैं। तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा यहां पर, फिर हम लोग इसको देखें, उसको हटा देते हैं अभी, तो ये आ जाएगा q√4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और mg 12 x स्क्वायर है ना नीचे, तो 12 साइन थीटा का स्क्वायर और mg टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो q इक्वल्स टू कितना आ गया, तो ये हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर mg साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। लीजिए क्यों आ गया। ठीक है, तो ये पूछने को इसमें कुछ भी पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है, ठीक है, आपसे थीटा पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन को कितनी तरीके से कितनी चीजें, ठीक है, आपके अननोन बनाई जा सकती है। तो आपको मैंने बेसिक सिचुएशन आनी चाहिए क्या हो रहा है, फिर जो गिवन है और जो निकालना है उनके मैथमेटिकल रिलेशन को आपको एस्टेब्लिश करना है, बस सिंपल। मैंने कहा था ना, किसी भी न्यूमेरिकल में दो ही पार्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, एक कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, इक्विलिब्रियम में, तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, बस यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट इजी था इसमें, कैलकुलेशन में बस आपने इनको इक्वेट करना था। राइट, तो इस तरह की प्रॉब्लम में देखिए थोड़ी सी इन्होंने बस एनएलएम का इस्तेमाल कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी अगर आपको टेंशन के बारे में ध्यान रहेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको उतारिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, उसमें थोड़ा सा उसने कुछ बदल दिया। बिल्कुल सेम सिचुएशन पे क्वेश्चन है, बस जो
अभी तक मैंने यहाँ पे जैसे कहा चार्ज पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है इक्विलिब्रियम में, उसने क्या करा, मीडियम बदल दिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दो चार्ज स्फीयर दिए, क्यू चार्ज सेम आइडेंटिकल दिए, करेक्ट। इनमें वर्टिकल में एंगल ये थीटा दिया है, तो उसने कहा कि ये इक्विलिब्रियम में थीटा एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, उसने इनको डाल दिया किसी लिक्विड में। ठीक है, इस तरीके से, राइट। और ये कहता है कि जब लिक्विड में डाला, एंगल जो इक्विलिब्रियम में था वो थीटा ही है, वो चेंज नहीं हुआ। सिचुएशन देखिए क्या दी है कि भाई नॉर्मली ये रिपेल करेंगे इक्विलिब्रियम में, ऐसे हो जाएंगे, ये इसने दिखा दिया यहाँ पर। बोला मैंने इसको सेटअप को उठा के किसी मीडियम में डाल दिया, और उस मीडियम में डालने के बाद तो उसने कहा कि ये मीडियम में आ गया, इक्विलिब्रियम का एंगल अभी भी थीटा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम का एंगल है वो आपका क्या है, थीटा है। तो अब ये मीडियम में जो इस लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड, वो हमें दी हुई है सिग्मा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड लिया है उसने, उसकी डेंसिटी हमें सिग्मा दी है, और रो हमें डेंसिटी दी है मास ना देके, ये दी है रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेयर और बॉल। स्फेयर भी लिख देता है, कहीं बॉल भी लिख देगा क्वेश्चन में, बॉल दिया और स्फेयर दिया। जिस मटेरियल से ये बना है उसकी डेंसिटी हमें मास में देके यहाँ पर इसने ये रो दे दी। ठीक है, कि ये रो डेंसिटी है आपकी। ये सेकेंड सिचुएशन हो गई। तो बोलता है फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पहले एग्जाम में आया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने जो पिछला क्वेश्चन किया उसी के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यह नई चीज क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के स्मॉल के, ठीक है, इक्वल्स टू एफ इन एयर डिवाइडेड बाय एफ इन मीडियम। जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे पूछा गया है, कैसे हम निकाल सकते हैं, एफ इन रेशियो निकाल सकते हैं, एफ एयर और एफ मीडियम। ठीक है, इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन अपन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट करके भी निकाला जा सकता है, पर हम इससे एफ इन एयर एफ इन मीडियम निकाल देते हैं। ठीक है, सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इन एयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पे सिचुएशन देखें। पहले एफ इन एयर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर फोर्स लगेगा एफ एयर। ठीक है, अभी बिल्कुल हमने अभी भी किया है इसको, ये टेंशन, इसके दो कंपोनेंट, इस जस्ट इससे पहले बना के आए हम लोग, टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है और ये mg। ठीक है, तो वॉल्यूम हम मान लेंगे बॉल का, हालांकि m हमें दिया नहीं है, m हमने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये mg हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, t साइन थीटा एफ एयर, क्लियर, अपॉन टी कॉस, ये दूसरी इक्वेशन ये हो गई, टी कॉस थीटा डिवाइड बाद में कर लेंगे, चलो, mg के इक्वल। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा एफ एयर अपॉन एम जी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये हमने पिछले उसमें सब किया था, इसलिए हम थोड़ा सा अब कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल, एफ एयर कितना आ गया भाई, एफ एयर आ गया हमारा एम जी टेन थीटा। देखो ये टेन थीटा, एम जी इधर चला गया, ये लीजिए एम जी टेन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड इसमें
देखिए यहां पर एफ डैश मान लिया हमने, एफ मीडियम लिख देता हूं, चलो एफ मीडियम एफ एम, ठीक है। और ये जो भी होगा यहां पर हमने, ठीक है, टी डैश बोल दिया हमने इसको, हम भूल जाते हैं अभी उसे, हम इसे चलो T1 बोल देते हैं, क्लियर, ठीक है। और नीचे हम इसे बोल देते हैं M1G, क्योंकि देखिए जब फ्लूइड में जाएगा तो उस टाइम पर उसका जो वेट होगा वो एपरेंट वेट निकाला जाएगा, एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ, ठीक है, बायंसी, राइट। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग इसका जो वेट है वो M1G ले रहे हैं, राइट। अफेक्टिव वेट M1G है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया T1 cos थीटा, ये एंगल थीटा हुआ, और ये हो गया T1 sin थीटा, ठीक है। मैंने मतलब मैं भूल गया उसको क्या था, मेरे पास फ्लूइड में कुछ दिया, ये लिक्विड में कुछ दिया हुआ है, मैंने टेंशन T1 मानी और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे T1 sin थीटा क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे FM, T1 cos थीटा क्या लिखोगे आप, M1G, ठीक है। इनको डिवाइड कर दोगे ऐसे, T1 से T1 कैंसिल, इक्विलिब्रियम में है ना, सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, बेसिक बड़ा सिंपल है। तो ये हो गया tan थीटा FM M1G, तो FM हो गया M1G tan थीटा, भाई थीटा तो चेंज ही नहीं करना ना मैं। अब M1G कैसे लिखा जाएगा, अब एक बात यहां पर एक बेसिक एलिमेंट का है, आपका ध्यान रखना है। देखिए किसी भी लिक्विड में अगर आप देखें, आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर, ठीक है, आपने उसको मान लीजिए V वॉल्यूम की बॉल को किसी फ्लूइड लिक्विड में डाल दिया, तो अब इसका जो वेट होगा वो कैसे होगा, एक तो होगा बॉल का वेट, ठीक है, जो बॉल का वेट होगा, राइट। एक ऊपर लगेगा बायंसी, बाइंड फोर्स लगता है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स को ध्यान रखना है, तो जो इसका W अफेक्टिव होगा ना, अफेक्टिव वेट होगा, वो क्या होगा, इसका एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, ये ध्यान रखिए हमेशा, एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है, तो इसका डेंसिटी हम मान लेते हैं यहाँ पे रो, और इस फ्लूइड का डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं। तो एक्चुअल वेट के लिए mg लिखना है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बॉल का वॉल्यूम v, डेंसिटी रो, तो m आ गया, ये g। m को लिखने का तरीका क्या है, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस बाइंड फोर्स कैसे लिखते हैं, देखिए बाइंड फोर्स बड़ा सिंपल सा होता है, जितना इस बॉल का वॉल्यूम है वो V, बॉल का वॉल्यूम, उतना ही तो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, इतना ही फ्लूइड इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया। जब पानी में कोई भी चीज जाएगी, जितना वॉल्यूम उस बॉडी का ऑक्यूपाई करेगा उस लिक्विड के अंदर, उतना लिक्विड उसने उस जगह से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि उतने में तो वो बॉडी खुद आ गई, तो उतना लिक्विड उसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका, उस बॉडी का, डेंसिटी किसकी ली जाएगी, क्योंकि ये फोर्स फ्लूइड के कारण होता है, तो डेंसिटी अब बॉडी की नहीं फ्लूइड की लोगे बाइंड फोर्स में, तो ये हो गए सिग्मा इनटू जी, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका फ्लूइड में है, पर अभी आपको यहां पे जरूरत है, तो यहां याद रखने की, याद रखिए बाइंड फोर्स हमेशा ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड, जो भी लिक्विड में बॉडी या मतलब एक पूरी बॉडी भी आपकी पूरी, ठीक है, डुबा सकते हो आप लोग, पार्शियल भी डूबी हो सकती है, तो जितना पार्ट उस लिक्विड उस फ्लूइड के अंदर है उसका वॉल्यूम उस फ्लूइड की डेंसिटी इनटू जी, ये बाइंड फोर्स होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब ये नीचे अगर ये फोर्स नहीं होता, तो क्योंकि हवा में बॉडी का नेग्लिजिबल होता है बाइंड फोर्स, हम जो मानते हैं, ये अजम्पशन हमारा रहता है, तो बॉडी का नेट वेट नीचे की तरफ है, ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर ऊपर लगता तो इस बॉडी में नेट फोर्स कितना होता, दिस माइनस दिस, ठीक है।
इसी के बेस पे तो इनके कंपेयर करके तो हम डिसाइड करते हैं इन दोनों को कि बॉडी सिंक करेगी, टॉप पे फ्लोट करेगी, ठीक है, किस तरीके से बॉडी का होगा। अगर हमने किसी फ्लूइड में बॉडी को डाल दिया, वो डूबेगी, तैरेगी, क्या होगा, या पार्शियली फ्लोट करेगी। ये सब हम इन दोनों को कंपेयर करके निकालते हैं। कैसे? इनमें भी क्या कंपेयर करते हैं, देखो इनकी डेंसिटीज कंपेयर की जाती है, क्योंकि V और G दोनों के सेम है। ये बॉल का वेट कितना है, V रो G, तो V और G दोनों में सेम है, तो क्या अंतर है, डेंसिटी का। तो जो बॉडी आपने इमर्स की है उसमें, उसकी डेंसिटी और जो फ्लूइड में डाली है उसकी डेंसिटी, उनको कंपेयर किया जाता है। अगर ये ज्यादा हुई, ये ज्यादा हुई, तो ये वाला वेट ज्यादा हुआ, तो बॉडी, जो ये बॉडी है जो भी, वो डूब जाएगी। अगर ये इससे कम हुई, ठीक है, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है, नीचे का फोर्स कम है, तो ये डूबेगी नहीं, ठीक है। तो खैर ये फ्लूइड में पहुंच जाएंगे हम। अभी हम ये ध्यान रखते हैं एक्चुअल वेट माइनस, ठीक है, एपरेंट वेट जो होगा, ये इसे अफेक्टिव बोल दिया मैंने, एपरेंट वेट बोलते हैं, ये होगा एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, V रो G माइनस V सिग्मा G, ठीक है। ये बाइंड फोर्स को माइनस कर दो, क्लियर। अब देखिए यहां पर K किसके इक्वल है, F एयर रखें, mg tan थीटा, ठीक है, F मीडियम m1g tan थीटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने m1g क्या लिया है। तो मेरा m1g क्या है, ये है एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, ठीक है। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके ही लिया आपका, क्लियर। तो देखिए ये tan थीटा से कैंसिल, G से G कैंसिल, तो K आ गया m अपॉन m1। तो m कितना हुआ, एक्चुअल वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। वेट में क्या मास रह गया, अब तो वेट तो खत्म, G काट दिया ना हमने, तो V इंटू रो। और m1 कितना हुआ, कंपेयर कर लो यहां पर, ये m1g, VG कॉमन, रो माइनस सिग्मा, तो G से G कैंसिल, m1 कितना हुआ, V रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो यहां पे रख दो V रो माइनस सिग्मा, तो ये कैंसिल, तो K कितना आ गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ये लीजिए आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बिल्कुल उसी बेसिक पर बेस्ड है, जहां पर दो बॉल को अगर मतलब दो थ्रेड से कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब ये एयर में इक्विलिब्रियम में थीटा एंगल बना रहे हैं, इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया, तो लिक्विड में डालने से क्या हुआ, ठीक है, लिक्विड में डालने से हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, करेक्ट। मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, राइट। पर ये क्योंकि एंगल सेम दिया हुआ है, तो हमने इसको FM मीडियम लिया, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का था, जो कहता है F एयर अपॉन F मीडियम, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया इसका, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 11th का स्टार्ट हुआ फ्लूइड का, बाइंड फोर्स का, कि जब ये लिक्विड में जाएगा, किसी भी लिक्विड में डाला होगा, तो इसका एपरेंट वेट होगा, वो एपरेंट वेट या W इफेक्टिव जिसको मैंने यहाँ लिखा, उसको कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वेट माइनस, ठीक है, वह आपका जो वेट जितना ये आपका वॉल्यूम है इसका, अगर इतना ही फ्लूइड का वेट निकालूं मैं इतने वॉल्यूम का, तो क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू G। यानी कि आप किसका वेट, बाइंड फोर्स क्या होता है, जितनी वॉल्यूम बॉडी ने ऑक्यूपाई किया है, अगर उतने ही वॉल्यूम फ्लूइड का वेट लिखें तो क्या लिखेंगे, V इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G, ठीक है। ये बाइंड फोर्स होता है, इसको ध्यान रखिए, अलग अलग जगह आ जाता है ये, राइट। बस हमने उसके बाद सिंपल इनको यहाँ पर वैल्यू रखी और सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल कितने इजी हैं इसके, बहुत ही आसान है। आपको वो कुछ वैल्यूज दे देगा, इनकी जगह डेंसिटी की कोई वैल्यू दे देगा, फ्लूइड की डेंसिटी की 0.5 ऐसे कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट तो वहीं का वहीं है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बेसिक था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। ये तो सिंपल वर्किंग थी जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीख ली थी, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल फिर दोबारा कुछ इसी तरह का लेते हैं। अब हर बार हो सकता है कॉमन पॉइंट से सस्पेंड ना करें, आप लोग ऐसी भी सिचुएशन दे सकते हैं, दो अलग अलग पॉइंट से वो कर दिया, ठीक है, मतलब इस तरीके से अलग अलग पॉइंट से। अब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे चले जाएंगे पास में, रिपेल करेंगे तो ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन फोर्सेस वही रहेंगे, टेंशन रहेगी, mg रहेगा, ठीक है, बेसिक वही लगेगा। तो कॉमन पॉइंट से जरूरी नहीं हर बार सस्पेंड करें, अलग से भी कर सकता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस ठीक से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब जो प्रॉब्लम हम उठाने वाले हैं वो प्रॉब्लम में 3 थ्रेड दिए हुए हैं हमें, 3 थ्रेड कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किए हुए हैं। और कैसे किए हुए हैं, एक पॉइंट, एक थ्रेड ये, एक थ्रेड ये, और तीनों पे चार्ज है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये ट्रायंगल यानी कि 3 थ्रेड लिए, तीनों पे आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, सेम मास सेम चार्ज, ठीक है, तीनों पे। और इन्होंने ये कहा कि नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी कि तीन, ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हो गए, एक और है, ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये, सबकी लेंथ एल है, सबकी लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ये ट्रायंगल, इसको चलो बोल देते हैं ए बी सी, तो ये x, ये x, ये x, ये मैंने इसलिए बता दिया आपको, मैं यहां बना भी देता हूं इसको ना। ये जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे, यूं इस तरीके, सॉरी ऐसे, ये ऐसे बन रहा है, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, और ये स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है यूं, ठीक है, ऐसे, राइट। तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर मैं ये नीचे वाला जो ट्रायंगल ये बन रहा है ना, ये, इसको मैं बोर्ड पे सामने की तरफ बना रहा हूं, ये ए, ये बी और ये सी, करेक्ट। और तीनों पे आइडेंटिकल चार्ज दिया है तो मैंने क्यू 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 ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, यहां सिंपल सा ये सिस्टम भी किसमें, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम में दिया है। अब यहां पर ये Q आइडेंटिकल है, ये Q ही हमें निकालना है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि L वेरी वेरी मच ग्रेटर देन X, यानी कि इनकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इनका जो साइड डिस्टेंस है, ठीक है, ये इस L से बहुत छोटा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, हमें कंडीशन क्या दी है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि ये चाहे ये वाला चार्ज लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई भी चार्ज ले लो आप, ठीक है, उस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब सवाल आता है इस पर फोर्स क्या क्या होगा। देखिए इस पर फोर्स क्या क्या होंगे, देखिए हम बारी बारी से। नंबर 1 क्या फोर्स होगा इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। कोई भी एक चार्ज ले लो आप, कोई भी ले सकते हो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, किसी को भी ले लो। तो बड़ी क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर 2 चार्जेस, ये लगेगा इस पे। दूसरा क्या लगेगा, वेट खुद का। तीसरा क्या लगेगा, स्ट्रिंग से अटैच है टेंशन। क्लियर। बस अब यहां पर जो फोर्स है, जैसे अभी 2 चार्ज थे तो सीधा लाइन के अलोंग लगा दिया, लेकिन यहां पे इन दोनों चार्जेस के कारण लग रहा है। पहले तो बस ये 2 चार्ज ही अवेलेबल थे, इससे पहले जो क्वेश्चन किए हमने, इसमें 3 चार्ज है, तो लेकिन ये हमने किया हुआ है पहले क्वेश्चन। चलो इस बी को ले लेते हैं, इसको लेते हैं, इसके ऊपर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि एक का चार्ज निकालो, चार्ज तो तीनों का सेम है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ध्यान रखना।
करेक्ट। ये फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा, इसके कारण जो फोर्स होगा F, ठीक है जी। इसके कारण फोर्स इधर रिपेल करेगा F, दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज है ना, क्लियर। मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, जब मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन बता रहा था तब कराया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये F, ये F, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस सेम है, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q, Q हमने Q माना है, चार्ज आइडेंटिकल है तो हमें पता है, पर Q माना है, ठीक है। इधर से साफ कर देते हैं। तो इनका रिजल्टेंट कितने पे आएगा, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आएगा इधर कितना, F√3 इन दोनों के कारण। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 2F cos 60 का आधा 30, तो ये कितना हो गया F√3। ये हमने निकाला हुआ है, इन दोनों का वेक्टर सम करो, ये एंगल 60 है ना, तो 2F cos 60/2, तो cos 60 का आधा cos 30, cos 30 का होता है √3/2, तो ये 2 √3 से कट गया तो F√3, तो ये F√3 आ गया इधर। यानी कि इस पर अब देखिए यहां पर एक सेकेंड, इस तरीके से बना देते हैं। ये वो स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, ऐसे, ये B, ये A, ये C। तो यहां पर इसके इधर F√3 लग रहा है, इतना फोर्स, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे, ये हमने यहां पर इस डायग्राम को देखो, A इधर है, B इधर है, C इधर है, तो इन दोनों के कारण ऐसे जा रहा है फोर्स, ठीक है, क्लियर। और रस्सी ऐसे, स्ट्रिंग यूं आ रही है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये वाली ये ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो ये फोर्स इस प्लेन में और ये ऐसे है, ये सिचुएशन है, ये स्ट्रिंग और ये दोनों चार्ज के कारण B पर फोर्स, ये वाली सिचुएशन। अब एक बात सोचने की है यहाँ पर, इस पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, दो चार्ज के कारण, इनके कारण, ठीक है। ये लग गई टेंशन, ये वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जिससे तीनों रस्सियां बंधी है, ठीक है। पर मैं आपको भी एक ही रस्सी दिखा रहा हूं जानबूझ के। अब यहां से देखिए, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आप देखो, इनके ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड। ये क्या होगा, सेंट्रॉइड, ठीक है। और ये 30 डिग्री पे होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिन्हें आप मीडियन बोलते हो, ये मीडियंस भी होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती हैं। ये मीडियन भी होती है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, एंगुलर बाइसेक्टर भी होती हैं। ये इस एंगल को भी डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सेंट्रोइड होता है, राइट। तो मैं यहां से इसके सेंट्रोइड पे ये डालूंगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने टॉप से, ठीक है, राइट। और ये मैंने लाइन को इससे जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब आप देखिए, यानी कि इस पॉइंट पर ऐसे ये स्ट्रिंग थी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये स्ट्रिंग है, ये बी है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्ट्रिंग ऐसे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मैंने ऐसे डाल दिया यूं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला, इसको हम ओ बोल देते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब एक बात सोचने की है, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स बराबर होते हैं, इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा। mg तो नीचे लग गया, mg डाउनवर्ड लगा, जैसे ये बॉल है इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो mg को कोई बैलेंस करे और इस वाले को बैलेंस करे, किसको, F√3 को, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। एक बार सोचिएगा, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो F√3 इधर आ रहा है इस तरफ और mg नीचे आ रहा है, मतलब इधर F√3 है और mg इसके नीचे ऐसे, इस तरीके से।
अब इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा? टेंशन ऐसे है, रस्सी ऐसे है, तो भाई टेंशन के कंपोनेंट ही तो इसको बैलेंस करेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और कोई बैलेंस नहीं कर सकता। तो हमने ये एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, ये टेंशन, इसका एक कंपोनेंट हमने माना इधर जा रहा है, ये कितना हो गया, और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, तो ये तो हो गया टी कॉस थीटा, ये थीटा एंगल, ठीक है, और ये कितना होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहेंगे डायरेक्ट ऐसे क्यों बनाया आपने? अरे भाई देखो यहां पर ये 30 डिग्री है एंगल, ठीक है, क्योंकि ये मीडियन यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगुलर बाइसेक्टर भी है, और ये फोर्स भी कितने एंगल पे आ रहा है, 30 डिग्री पे, ठीक है, तो ये f√3 इधर है, तो इसलिए ये इधर ही आना चाहिए, ये वाला टी साइन थीटा, ठीक है, ये कंपोनेंट इस तरफ आना चाहिए, तो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। दोबारा देखिए, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गई ऊपर से ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, यूं, ये जो लाइन है, ठीक है, यहां बॉल है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा देखता हूं राइट एंगल बन जाए इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये इसी लाइन पे f√3 है इस तरफ, और ये f√3 कितने एंगल पे इधर, 30 डिग्री पे, और ये वाली लाइन जो कि हमने यहां दिखाई है, ये सेंट्रोइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इससे, तो ये भी कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे आएगी, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट f√3 को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। सिर्फ समझना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। आप बस ये समझिए, डायग्राम को ठीक से समझिए, और जितना सोचे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। नहीं तो मैं चाहता तो मैंने कहा ना 3 रस्सी बांध के एक डायग्राम बना के मैं पूरा समझा देता आपको, पर बात यह आती है हर बार आपके पास सभी चीजें अवेलेबल हो साइड में आसपास, जरूरी नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है उससे सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए टी साइन थीटा हो गया, ये f√3 को बैलेंस करेगा, तो टी साइन थीटा मस्ट बैलेंस f√3, कोई और फोर्स है ही नहीं जो बैलेंस कर लेगा, और टी कॉस थीटा किसे बैलेंस करेगा, mg को, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है, वर्टिकल के साथ, यानी कि देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहां से एक और मैं पेन लेता हूं, जस्ट एक सेकेंड होल्ड, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये प्लेन, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका ये इक्विलेटरल बन रहा है, तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ये ट्रायंगल के नीचे वाले, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, ठीक है, इसके सेंट्रोइड पे फॉल करेगा, कहां करेगा, इसके सेंट्रोइड पे फॉल करेगा, इसलिए ये वाला सेंट्रोइड पे गया है, ठीक है। इस तरीके से है ये ट्रायंगल ए बी सी यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें कि ये साइड इक्वल है, तो इस पर फोर्स एक इधर लगा f√3, तो इसके अलोंग जो टेंशन थी उसका एक कंपोनेंट इधर कितना आया, टी साइन थीटा, और थीटा ये वर्टिकल के साथ ये एंगल था, ठीक है, तो टी साइन थीटा आया, इसका एक कंपोनेंट इधर, और एक इधर आया टी कॉस थीटा, जो नीचे वाले mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये आपका आ गया, अब ये इन दोनों, ये फर्स्ट ये सेकंड, डिवाइड कर दो इनको, तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, तो f√3 अपॉन mg, तो ये t से t कैंसिल, क्या आ गया, f√3 mg टेन थीटा। अब देखो q तो f से मिल जाएगा, kq² वाले वो लगा देंगे। अब हमारे सामने ये है टेन थीटा निकालने की समस्या, अभी टेन थीटा भी चाहिए ना हमको, तो सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा इस ट्रायंगल में देखो जरा, ये पॉइंट M मान लेते हैं, ये O ये M, ठीक है, ये पॉइंट B, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना ये इस तरफ। अब ये साइड कितनी होगी, ठीक है, ये वाली साइड, ये O है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखिए
ये साइड पूरी कितनी दी थी हमें, x, तो ये इतना क्या होगा भाई, x/2, ठीक है, हाफ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की और आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, मैं वैसे हर बार रिकॉल कराता हूं आपको, पर इनको ध्यान रखिए, इससे आपका काम बहुत आसान होगा। ये x/2 हो गया, ये ट्रायंगल बन गया ऐसे एक्सक्यूज मी, तो ये कितना हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हुआ यहाँ पर, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x/2 और ये BO कितना हो गया, cos 30, ठीक है, x/2 बेस, ये हाइपोटेन्यूस, मुझे यहाँ पे यही चाहिए ना BO, तो BO की लेंथ निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया BO हमारा, कितना हो जाएगा, BO हो जाएगा x/2 cos 30, ठीक है, तो BO कितना हो गया हमारा, यहां से यहां तक, ये हमारा cos 30 कितना होगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, x/√3 कितना हो गया, x/√3, ठीक है, तो ये आ गया x/√3, ये लेंथ L गिवन है, ये लेंथ L गिवन है। लेकिन अभी यहाँ पे ना एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक कंडीशन भी दी है, L वेरी मच ग्रेटर देन x, L x से बहुत बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है आपको, यानी कि ये बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत पास पास ट्रायंगल बनाइए। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को tan थीटा निकालना है, तो हमको ये MO चाहिए, तो MO कितना हो गया यहाँ पर, आप देखें MO कितना हो जाएगा यहाँ पर, या मैं tan थीटा सीधा लिख देता हूँ, ये अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हो जाएगा आपका BO अपॉन MO, ठीक है, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए BO तो x/√3 है, अब MO कितना हो जाएगा, MO हो जाएगा MB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है, दिस स्क्वायर ऑफ दिस माइनस दिस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन यहां पर जब आप इसे लिखेंगे x/√3, ध्यान से देखना, MB क्या हो गया, L स्क्वायर, और माइनस BO कितना हो गया, x/√3 का स्क्वायर, ठीक है, x/√3 का स्क्वायर। लेकिन बिकॉज L वेरी मच ग्रेटर देन x, देयरफॉर L स्क्वायर माइनस x²/3 इसका स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू L स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि L बहुत बड़ा है, और फिर बड़े का स्क्वायर कर दिया आपने तो और बड़ा हो गया, तो उसमें से x/√3 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, ये इसके स्क्वायर को हटा देंगे, नीचे सिर्फ L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो L स्क्वायर का अंडर रूट से क्या आ गया, x√3L, ठीक है, तो ये सिर्फ L स्क्वायर आ जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो गया, L स्क्वायर माइनस x²/3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू L, तो यहां पे हमने इसकी जगह लिख दिया L, तो x/√3L आ गया, ठीक है, तो ये यहां पर हमारा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, f को लिख देंगे 1/4πε0 q², ये देखो यहाँ पे ये f कितना था, 1/4πε0 q² अपॉन x², ठीक है, कोई भी दो चार्ज के बीच का इनका फोर्स ले लो, वो f था, तो ये आ गया q², और साथ में आ गया इनके बीच का सेपरेशन कितना था, x², ये √3, ये mg, और tan थीटा की जगह x/√3L लीजिए, ये आ गया, तो √3 इधर नीचे चला जाएगा, तो q कितना हो गया भाई, mg x³ इधर चला गया, इसको ऐसे लिख देते हैं 4πε0 mg x³ इधर, ठीक है, नीचे ये √3 से √3 3L, और इसकी पावर 1/2, क्योंकि q² है तो पावर कितनी हो गई, 1/2, तो 4πε0 mg x³
अपॉन 3l की पावर 1/2। तो ये लीजिए चार्ज आ गया। ठीक है, दोबारा से देखिए इसमें क्या था, 3 कॉमन पॉइंट से थ्रेड, ठीक है, 3 थ्रेड दिए, उनसे 3 बॉल आइडेंटिकल, ठीक है, बॉल लगाई जिन पे सेम चार्ज है Q। अब तीनों ने रिपल्शन किया, रिपेल करके नीचे एक ट्रायंगल बना दिया। और वो ट्रायंगल कैसा बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमसे पूछा गया बताओ कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया इन्होंने, तो बॉल पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि एक खास तरह का ट्रायंगल इन्होंने बनाया। तो हमने बेसिक सिंपल लगाया कि देखिए इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी बॉल इनमें से ले लो, वो बॉल या कोई वो जो स्फीयर दिया है, वो जो उस पर जो नेट फोर्स होंगे वो 0 होंगे। ये बेसिक था हमारा। तो एज पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इन दोनों के कारण, ठीक है, इस पर चार्ज हमने फोर्स निकाले इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आया F√3। सिंपल, ये हमने सीखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। जब ये हमने F√3 निकाल लिया, हमने कहा एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक mg हो गया, मैंने लिखे हुए वेट नीचे, एक टेंशन हो गया। तो हमने F√3 देखा इधर आ रहा है, mg नीचे आ रहा है, और टेंशन ऐसे है। हमने कहा इस टेंशन का कंपोनेंट ही एक इधर और एक इधर, इनको बैलेंस कर सकता है, तभी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये एंगल हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला, जो इस ट्रायंगल के कहाँ मिलेगा, सेंट्रॉइड पे, जो नीचे बेस में ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाले उसमें, तो ये सेंट्रॉइड पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको थीटा माना। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट हो गए स्ट्रिंग में, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा। ठीक है, और टी साइन थीटा F√3 को बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। ये मैंने पूरा यहाँ पे समझाया आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे काम चल रहा है, राइट। बस हमने जहाँ इनको बैलेंस किया, हमारा एक्सप्रेशन आया F√3 mg tan थीटा। F हमें पता था K 1/4πε0 Q²/x²। तो हमें Q अननोन है, वो आ गया हमारा, और नोन के mg पता है हमें, tan थीटा भी हमें मालूम है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी है और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है। इसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, जो इसके ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे मिल रहा है, ऐसे। ये है सिचुएशन, ये परपेंडिकुलर, ये रस्सी स्ट्रिंग, ये इससे परपेंडिकुलर, तो इसके सेंट्रॉइड में मिलेगा जाके। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमने इस साइड की लेंथ निकाल ली ट्रिगो यूज करके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो ये पूरी x, ये x/2, तो ये आ गया कितना, BO x/√3। ठीक है, ये साइड आ गई, ये आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया। ठीक है, BO, ये रहे M, जो ये वाला पॉइंट है जिसे परपेंडिकुलर डाला है, वो ये रहा। फिर यहां पर हमने इससे निकाला tan थीटा की वैल्यू, तो हमने एक चीज यूज की, L वेरी मच ग्रेटर देन x। L बहुत बड़ा x है, ये गिवन है। तो जब हमने यहाँ पर L² ये निकाला, इसकी वैल्यू MO की, तो ये निकाला MB का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, तो यहाँ पे x² आया, जिसे हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया L²। तो √L² कितना हो गया, L, इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, सिंपल इतना काम किया है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो सब्र रखना होता है, जब कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा ध्यान से करना होता है। अटकने की बात वहां आती जब आपको पता नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ये कॉन्सेप्चुअल एरर होता है फिर आपका। अब आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये चीजें नहीं पता है, तो बॉस आप 11th में आए हो, 12th में आए हो, 11th पास करके, 10th पास करके, तो आपको याद होनी चाहिए, पर फिर भी कभी दिमाग से निकल जाती है, इसलिए मैं हर चीज रिकॉल कराता रहता हूँ। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस में आए, अगली बार आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं है तो भी ये क्वेश्चन नहीं आपसे होगा। क्वेश्चन में बेसिक देखो कितना आसान इस्तेमाल हुआ है, सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है। ठीक है, ये बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है। मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट्स सीधे होते हैं क्योंकि वो बदलते ही नहीं है। एक्चुअल में बच्चे कैलकुलेशन में अटकते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके सही जा रहे हैं तो एक पार्ट क्लियर है, दूसरे पार्ट पे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो तो कुछ और अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेक्सागन और पेंटागन वाले क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताए। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।